नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के 30 प्रश्नों के बारे में। इसके पहले मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या फिर वीर रस को? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस। इसको सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपसे कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। इनके स्थायी भाव आपको आने चाहिए। क्लियर है? इन सभी जितने भी रस हैं उन सभी के स्थायी भाव आप याद करके जाएंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इनमें से कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी। तो इनके रचयिता कौन है? ये आप सभी ने लगभग पढ़ा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है? तो आपसे यहाँ पर पंक्तियों के रचयिता भी अक्सर कर पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने पिछले एग्जाम में देखा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमें एक शब्द में उत्तर बताना है कि जो जंगल में आग लगती है उसको हम क्या कहते हैं? जठरा नल, दावा नल या बड़वा नल और कामा नल? तो इनको क्या कहा जाता है? दावा नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर हमसे अपोजिट वर्ड पूछा गया है, अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार और परमाधिकार। तो इनमें से हमें बताना है कि यहाँ पर एकाधिकार का विलोम क्या होगा। एकाधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ एक का अधिकार होना। क्लियर है? अनेकाधिकार का मतलब होता है कि एक से ज्यादा का अधिकार होना। लेकिन हमसे यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। एक तरफ तो सिर्फ एक का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार। क्लियर है? जिस पर सभी का अधिकार हो। तो बी नंबर का इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो अपील शब्द आपने अक्सर कर सुना होगा, ये विदेशज शब्द है आपका। क्लियर है? तो तत्सम, तद्भव और देशज ये शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी आप एक बार देख लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, निर्जन में प्रयुक्त संधि है। तो पहले तो निर्जन का अगर हम संधि विच्छेद देखें तो क्या होता है? नह धन जन। क्लियर है? और जब भी ऐसा आपको विसर्ग लगा मिले, इसका मतलब क्या होता है? इसमें कौन सी संधि आपकी? विसर्ग संधि। क्लियर है? नह धन जन, इसका क्या है? संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होता है? कवियत्री, सी वाला। क्लियर है? ये अक्सर कर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलता है और वर्तनी सुधार पर एक प्रश्न आपको मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, आई हैवंट सी यू ब्लैंक अ वीक। तो यहाँ पर हमें इनमें से भरना है विद इन, सिंस, फॉर, फ्रॉम। तो यहाँ पर अ वीक एक शब्द लिखा है, तो इसके पहले क्या आएगा? फॉर आएगा, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर विद इन आएगा। तो आपने जब टेंस पढ़ा होगा वहाँ पर सिंस फॉर का यूज पढ़ा है। क्लियर है? तो यहाँ पर बात आ रही है अ वीक की। तो जब भी आप याद रखना, समय की अवधि बतानी हो, क्या बताना हो? समय की अवधि, तो हमेशा वहाँ पर क्या यूज करेंगे आप? फॉर का। क्लियर है? जैसे यहाँ पर हम बात करें अ वीक, 2 आवर्स, इस टाइप के जो शब्द मिलते हैं आपको, 2 आवर्स हो गया, फॉर लास्ट 2 ईयर, इस टाइप के जो वर्ड हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एक टाइम पीरियड की, कि लास्ट 2 सालों से, 2 घंटों से, 1 हफ्ते से। तो जब भी आपको समय की अवधि बतानी हो तो वहाँ पर क्या आता है? आपका फॉर आता है। क्लियर है? तो इसका आंसर सी होगा। लेकिन अगर हम बात करें सिंस की, कि सिंस को हम कहाँ पर लगाएंगे, तो इसका भी आप याद रखेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सिंस का यूज कहाँ पर होता है? कैलेंडर, घड़ी, दिन के जो पहर होते हैं, जैसे आपका इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, और जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं, जीवन की अवस्थाएं, इनके साथ क्या होता है? आपका सेंस का यूज होता है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि कैलेंडर में क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपने वहाँ पर देखा होगा डेट। डेट क्या होता है? जैसे आपसे बोला जाए 11 मार्च, तो क्या होगा उसके आगे? अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 11 मार्च, इसके पहले कौन सा वर्ड आएगा सिंस फॉर में से? तो हमेशा क्या आएगा आपका? सिंस 11 मार्च, 11 मार्च। क्लियर है? अगर यहाँ पर बात की जाए मंडे,
तो मंडे भी क्या होता है आपका कैलेंडर में लिखा होता है। तो जो जो चीज़ें आपको कैलेंडर में लिखी मिलती हैं, जैसे अगर बात की जाए 2023, तो इसके पहले क्या आएगा, हमेशा सिंस आएगा। क्लियर है। तो जो भी चीज़ें आपकी कैलेंडर में लिखी होती हैं, जैसे मार्च हो गया, महीनों के नाम हो गए, दिन हो गया, अगर हम त्यौहार की बात करें जैसे होली, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस फॉर्म में से होली के पहले हमेशा सिंस आएगा। क्लियर है। तो जो भी चीज़ें आपको कैलेंडर में लिखी मिलेंगी उनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आगे चल के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। क्लियर है। अगर आपको घड़ी का कोई टाइम बताया गया है तो उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर आपको दिन का कोई पहर बोला गया है, मॉर्निंग इवनिंग, तो उसके पहले क्या आता है, सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग। क्लियर है। और अगर हम बात करें जीवन की अवस्था, जैसे अगर बात की जाए चाइल्डहुड की, क्लियर है, तो चाइल्डहुड क्या है आपका, बचपन की बात की जा रही है, यानी कि जीवन की अवस्था की बात है, तो वहां पर भी क्या आएगा आपका, सिंस आएगा। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। फॉर का यूज कहां पर होता है, जहां पर हमें एक समय की अवधि बतानी हो। क्लियर है। जैसे अ वीक, यहां पर एक हफ्ते की बात की जा रही है, यानी कि वो एक टाइम पीरियड है, वहां पर 2 आवर्स, 2 घंटे, तो 2 घंटे भी क्या है, एक समय है। क्लियर है। तो जो भी चीजें आपके कैलेंडर में लिखी हों, घड़ी है, दिन के पहर हैं, या जीवन की अवस्था, इनके साथ होगा आपका सिंस यूज, और फॉर कहां पर होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, ब्लैंक लाइट कम्स फ्रॉम द सन। इसमें आर्टिकल का यूज हमें करना है। तो पहले तो आप एक बात यहां पर याद रखेंगे कि आर्टिकल का यूज कहां पर होता है। क्लियर है। जो नाउन आपकी कैसे हो, काउंटेबल, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकें, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही आपका आर्टिकल यूज होता है, और बाकी जगह आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है आपका, लाइट। लाइट कैसा आपका, अनकाउंटेबल। और अगर कोई अनकाउंटेबल शब्द है तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, फाइंड द सेम मीनिंग वर्ड, यानी कि हमें इसका सिनोनिम बताना है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, या जो अच्छा खाना होता है। इसका यूज कहां पर करते हैं, फूड या ड्रिंक वगैरह के यूज में। क्लियर है। जब हमें किसी खाने को या फिर पीने को अच्छा बताना है, स्वादिष्ट बताना है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, डिलेक्टेबल। अगर बात की जाए नोबल की, तो नोबल का मतलब क्या होता है, महान, या जो कुलीन होते हैं उनको बोला जाता है। क्लियर है। एंजॉयबल का आप जानते हैं कि इसको एक आनंददायक समझ सकते हैं, आपकी एक खुशी के साथ कोई काम करना। अगला शब्द है डिलीशियस। तो ये आपने अक्सर कर सुना है कि जब आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर खाने को बोलते हैं डिलीशियस, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है, स्वादिष्ट। ये भी फूड और ड्रिंक के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। अगला वर्ड है सम्चुअस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुमूल्य। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुमूल्य, या जो इफेक्टिव चीज़ें होती है उनको बोला जाता है। क्लियर है। जो कीमती चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमें सेम मीनिंग बताना है, तो यहाँ पर इसका स्वादिष्ट है और डिलीशियस का भी क्या है आपका, स्वादिष्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्लीज डोंट लाफ ब्लैंक दोज बेगर्स। तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, तो याद रखना, अगर आपको कभी भी लाफ वर्ड मिले तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, एट आता है। क्लियर है। लाफ एट, तो ये भी शब्द यहाँ पर फिक्स है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। इनमें से आपको बताना है प्रॉपर सीक्वेंस इस सेंटेंस का क्या बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, पी में है आइंस्टीन वॉज, क्यू है ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो यहाँ पर हमें पी की वायरस को सही क्रम में जमाना है जिससे एक प्रॉपर सही सेंटेंस बन सके। तो पहला तो यहाँ पर क्या है, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट। अब यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश है या फिर क्या चीज़ यहाँ पर सही लगती है आपको इसमें से, ये बताना है। क्लियर है। तो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट आइंस्टीन वॉज, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं से भी नहीं लगता है कि दैट के बाद आना चाहिए। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा फिट लग रहा है। वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ये दो की लिंक आपको डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप ब्रेक करके इनको लिंक बना के देख सकते हैं कि आर के बाद एस यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर अर्थमेटिक में कौन था वीक, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन वॉज वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो इतना आपको एक सीक्वेंस बन गया कि पी आर और एस एक सीक्वेंस में आ जाएगा। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। क्लियर है। तो यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। तो क्यू पी आर एस, ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका सीक्वेंस बन जाएगा और इसे आप इस क्रम में जमा सकते हैं। तो पहले एक दो सेंटेंस की आप लिंक देख लें अगर आप पूरा नहीं समझ पाते, और अगर पूरा आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बनाना बताया है कि पहले इन दो की लिंक आपने देख ली कि वीक इन अर्थमेटिक,
राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, यानी कि अर्थमेटिक में स्कूल के समय से वो वीक था। कौन था वीक? आइंस्टीन। तो यहाँ पर P के बाद आपका R आएगा, R के बाद S आएगा और Q कहाँ पर आ जाएगा? आपका आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बी नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, ये हमारा QPRS, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो जनगणना पर 100% आपके प्रश्न पूछे आते हैं। तो 2011 की जनगणना की बात की गई है तो उस समय पर कितना था? 931। क्लियर है? और ये हमेशा प्रति हजार पुरुष पर होता है। तो ऊपर क्या होता है? आपकी महिला, और ये होती है आपकी प्रति हजार पुरुष पर। क्लियर है? प्रति हजार पुरुष पर। तो इसका भी आप याद रखेंगे। 931 लिंगानुपात होने का मतलब होता है कि 931 महिलाएं आपकी 1000 पुरुष पर हैं। क्लियर है? यानी कि अगर किसी भी शहर में 1000 पुरुष हैं तो 931 आपकी महिलाएं होंगी। ये आपका लिंगानुपात है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात प्रदेश के किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इसका भी आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा है आपका बालाघाट में। क्लियर है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बालाघाट में सबसे ज़्यादा कितना है? 1021 महिला हैं प्रति हजार पुरुष पर। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम आपकी कहाँ पर है? भिंड में। क्लियर है? कितनी है? मात्र 837 प्रति हजार पुरुष पर। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? तो क्रिकेट पर क्वेश्चन अक्सर कर देखने आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? तो ये किसके खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश की। क्लियर है? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से सन में बनाया था या फिर कौन से स्टेडियम में। तो याद रखना 16 मार्च 2012 को इन्होंने 100वां शतक अपना बनाया था। कहाँ पर? शेर ए बांग्ला स्टेडियम है, वहाँ पर इन्होंने 100वां शतक अपना बनाया था 2012 में। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस के ऊपर भी प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं और विशेषकर जो दिवस आपके पर्यावरण से संबंधित हैं उन पर प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक कलम विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से कलम खरीदकर 3 रुपए की 4 की दर से बेच दिए हैं, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो मैं यहाँ पर एक दो तरीके आपको बताने वाला हूँ कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर कर अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि हम इनको कैसे सॉल्व करें। तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ पर वस्तुएं लिख दें और यहाँ पर लिखा उनकी कीमत या रुपए। तो पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि 6 वस्तुएं खरीदी इसने 5 रुपए में, तो वस्तुएं कितनी है? 6 हैं, 5 में खरीदी। अगला है बेचने की बात की जाए, ये इनका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। अगर बात करें इनके सेलिंग प्राइस की तो यहाँ पर 3 रुपए में इसने 4 वस्तुएं बेची हैं, 4 वस्तुएं 3 रुपए में बेची हैं, तो इनका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 कितना होगा? 20, और यहाँ पर 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? यहाँ से 20 है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 18 है। तो नुकसान होगा या फायदा? सेलिंग प्राइस कम है तो नुकसान होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो फायदा होता है। अब कितने का नुकसान है? 2 रुपये का। नुकसान किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर हमें करनी है लाभ या हानि की गणना। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 रुपये की हानि हुई है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत आपको बताना है। 2 रुपये की हानि हुई है कितने पर? 20 पर। तो इंटू 100 कर देंगे तो आपको हानि परसेंट मिल जाएगा। 2 से 20 10 बार कटेगा, 10 से कट जाएगा 10 बार, तो -10, यानी कि 10% की क्या होगी? हानि होगी। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अब इस तरीके से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक तरीका और आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक तरफ तो आपकी वस्तुएं हैं और एक है आपका रुपए। आप जानते हैं अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, खरीदने की, तो आपने 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी हैं, और अगर हम बात करें बेचने की, सेलिंग प्राइस, तो आपने 4 वस्तुएं 3 रुपए में बेची हैं। क्लियर है? तो देखिए आप पहले यहाँ पर वस्तुएं बराबर कर लें। जितनी वस्तु आप खरीदते हैं अगर उतनी वस्तु बेचेंगे तो बहुत आसानी से आपको लाभ और हानि की गणना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने 6 वस्तुएं खरीदी और यहाँ पर बेची हैं 4, तो इनको हम समान कर लेंगे। समान कैसे करेंगे? यहाँ पर आप इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 12। क्लियर है? 12 आएगा। तो ऊपर दोनों में 2 का गुणा कर दें तो 6 वस्तुएं 5 की आएंगी तो 12 10 की आएंगी। क्लियर है? अगर यहाँ पर हम इसमें 3 का कर देंगे और यहाँ पर भी 3 का, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 12 का 10 हो जाएगा और यहाँ पर 12 का 9, यानी कि 12 वस्तुएं आपने 10 रुपये में खरीदी हैं और 12 वस्तुएं आपने 9 रुपये में बेच दी हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको वस्तुओं की संख्या समान हो गई। तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि नुकसान कितने का हो गया? 1 रुपये का। कितने पर? 10 पर। तो 1 का नुकसान 10 पर है, तो इंटू 100 कर देंगे तो हानि परसेंट कितना मिल जाएगा आपको? 10%।
क्लियर है। इस तरीके से आप वस्तुओं की संख्या समान कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जितनी वस्तु आप खरीदेंगे और जितनी वस्तु आप बेचेंगे दोनों का समान मूल्य पता नहीं होगा, तब तक आप लाभ हानि की गणना नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें JKL, तो इसमें कोई भी गैप नहीं है। क्लियर है। अगर हम बात करें LM, N के बाद O होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर L है, M है, फिर O आ गया। QRST, तो QR और T है, यहाँ पर S छोड़ दिया। इसमें है VWXY, तो यहाँ पर भी VWY है, X छोड़ा है। तो इन तीनों में एक एक लेटर बीच में छोड़ रहे हैं, लेकिन पहले वाले में कोई भी लेटर नहीं छोड़ा। तो इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर ये नंबर आपको दिए गए हैं। ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत पहले 7 हो और तुरंत बाद 9। तो ऐसा बताना आपको कितने 3 हैं कि जिनके तुरंत पहले 7 होना चाहिए और तुरंत बाद 9। क्लियर है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक के होने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? 3 देखना है। 3 कहाँ पर है? एक यहाँ पर है। तो क्या इसके पहले 7 है? नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे। अगला देखें, 3 यहाँ पर है, इसके पहले 7 है और इसके बाद 9 है, तो एक हमें ये मिल गया। क्लियर है। दूसरा आगे देखें, 3 यहाँ पर है, इसके पहले 7 है, इसके बाद 9 है, बिल्कुल सही है, एक हमें ये मिल गया। अगला 3 देखें, यहाँ पर है, इसके पहले 7 है लेकिन बाद में 2 है, 9 नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अगला 3 यहाँ पर है, इसके पहले 1 है, 7 नहीं है और बाद में भी 9 नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। अगला 3 कौन सा है? ये वाला। तो इसके पहले भी 3 है लेकिन बाद में तो 9 है, बट आगे 7 नहीं है, तो ये वाला भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अगला 3 यहाँ पर है, इसके पहले 9 है, बाद में 7 है, लेकिन हमसे बोला गया कि पहले 7 होना चाहिए और बाद में 9, तो ये यहाँ पर उल्टा है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अगला 3 देखें आप, ये है, इसके पहले आपको 7 दिखेगा, इसके बाद आपको 9, तो बिल्कुल एक केस आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। क्लियर है। अगला 3 है, इसके दोनों आगे भी 9 है और पीछे भी 9 है, तो इसको आप नहीं ले सकते। तो कितने केस यहाँ पर आपको ऐसे मिले हैं? 1 2 3, तो 3 इसका आंसर होगा, यानी कि डी वाला। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक बंदर चिकने खंबे पर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि वह इसी तरह से चढ़ना जारी रखे तो 13 मिनट में वह कितने मीटर चढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करें पहले मिनट की, तो पहले मिनट में आप जानते हैं कि 3 मीटर ये क्या होगा? चढ़ेगा। दूसरे मिनट की बात करें तो दूसरे मिनट में ये 1 मीटर उतर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम कुल बात करें कि 2 मिनट में कितना वो चढ़ा, तो पहले मिनट में 3 चढ़ा था, दूसरे में 1 नीचे आ गया, तो 2 मिनट में मात्र 2 मीटर चढ़ पाया। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, आपको 13 मिनट का बताना है, तो इसको इंटू 6 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 12 मिनट में कितना हो जाएगा? ये 12 मीटर। क्लियर है। 12 मिनट में 12 मीटर चढ़ जाएगा, लेकिन हमें बताना है 13 मिनट का। अब 12 मिनट के बाद जो 13वां मिनट आएगा उसमें ये चढ़ेगा या फिर नीचे आएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 मिनट और 2 मिनट ये विषम वाला है। विषम मिनट में क्या होता है? चढ़ता है, और सब मिनट में क्या होता है? उतरता है। 3 मिनट की बात करेंगे तो 3 में क्या होगा? चढ़ेगा। 4 मिनट में क्या होगा? उतरेगा। तो 13 क्या है आपका? विषम वाला है, तो उसमें 3 ऊपर जाएगा, यानी कि 3 ऊपर जाएगा, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो 15 मीटर इसका आंसर है। क्लियर है। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो ये लगभग आप सभी को पता होगा कौन सी होती है? विकासीय विधि। क्लियर है। इसमें सभी पक्षों का विद्यार्थी का विकास होता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा आपको ये बताना है। तो ये किसने कहा था? BN झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो इसका आंसर होगा स्किनर। स्किनर का ये कथन है, ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किनर पर अक्सर क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इलेक्किया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्किया क्या होता है आपका? पढ़ने की अक्षमता। क्लियर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, यानी कि पैर से सिर और सिर से पैर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये लगभग आप सभी अभ्यर्थी जानते होंगे कहाँ से कहाँ होता है ये आपका? सिर से पैर की ओर। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आपको,
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इनमें से क्या सही होगा हमें ये बताना है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही इसका आंसर है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो यहाँ पर विद्यार्थी के सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को क्या पता होना चाहिए? विद्यार्थी के सभी पक्षों का। क्लियर है। जब तक विद्यार्थी के सभी पक्षों का पता नहीं होगा उतना अच्छा सामाजिक विकास नहीं हो सकता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। तो इसका क्या होगा? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसका अर्थ क्या होता है? ये मानसिक विकास का है। क्लियर है। यह कथन किसका है? मानसिक विकास का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेंटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने। तो इनमें से बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कौन है इसके? अल्फ्रेड बिने। क्लियर है। ये बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्रकल्पना का निर्माण करना। तो यहाँ पर समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या होता है कि आपको समस्या के बारे में पता होना चाहिए या उसके प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? समस्या के प्रति जागरूकता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो मैंने आपको प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया था कि इसका प्रतिपादन किसने किया है। और अगर बात की जाए मूल अवधारणा की, तो प्रोजेक्ट विधि की जो मूल अवधारणा है वो किसने दी थी? मूल अवधारणा, इनको भी आप याद रखेंगे, ये दी थी आपकी जॉन डेवी ने। क्लियर है। जॉन डेवी। अगला अगर हम बात करें प्रतिपादन, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रोजेक्ट विधि का। ये मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था, किलपैट्रिक इनका नाम है। तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि का मतलब होता है कि कोई भी समस्या का आप हल करते हैं तो उसे प्रैक्टिकली करके सॉल्व करते हैं। वो प्रैक्टिकली आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। हर समय प्रैक्टिकल से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी, तो इनमें से सभी के लिए जरूरी होता है आप किसी भी अवस्था में प्रोजेक्ट विधि से आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर है। और इससे आपको प्रत्यक्ष नॉलेज प्राप्त होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसका प्रतिपादन और मूल अवधारणा, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये था आपके पार्ट ए का 5वां प्रैक्टिस सेट। इसी के साथ लगातार हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।